हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर से है, इसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इफ x/3 + 1, y-2/3 equals to 5/3, 1/3, then find the values of x and y। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे चैप्टर के सवाल को भी हम लोग ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या करना है। x/3 + 1, y-2/3 ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। एक खास ऑर्डर को मेंटेन करते हुए लिखा गया है और इसका वैल्यू क्या है? 5/3 और 1/3। बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। x/3 + 1, y-2/3 इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। x/3 + 1, y-2/3 इक्वल्स टू 5/3, 1/3, 5/3, 1/3। बीच में क्या है? इक्वल साइन है, बीच में इक्वल टू साइन है। इसका मतलब है कि ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। अगर यहाँ 5/3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 5/3। यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 होना चाहिए। तो x और y का वैल्यू इस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे ताकि दोनों का वैल्यू मैच हो सके, तब हम लोग इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि x/3 + 1, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 5/3 के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x/3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, 1 को ट्रांसपोज कर सकते हैं इधर और इसको फर्दर लिख सकते हैं एलसीएम लेते हुए 2/3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को? 2। तो x का वैल्यू हम लोग को मिला 2, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 + 1 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? 5/3। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल चुका है। इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y-2/3 इक्वल्स टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। y इक्वल्स टू 2/3 + 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो 3 - 2 1, 1/3। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये इक्वल टू साइन नहीं होता तो हम लोग इस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते थे। ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर में जो भी टर्म्स गिवन है वो बराबर होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर और सेकेंड एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग इक्वल टू साइन असाइन कर सकते हैं। समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 में बच्चों गिवन है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। एनसीईआरटी बुक को हमेशा अपने पास रखना है और उससे क्वेश्चंस को मिलाते चलना है कि क्वेश्चन ठीक से सॉल्व किया जा रहा है या नहीं। If the set A has 3 elements and set B equals to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B। तो ये भी प्रॉब्लम काफ़ी आसान है। इसमें अगर हम लोग सेट A को कुछ मान के चले, क्योंकि 3 एलिमेंट्स असाइन करना है, तो सेट A को हम लोग मान लेते हैं कुछ x, y, z। तो ये हो गया हम लोग का सेट A। सेट B गिवन है
सेट बी जो है वो पहले से ही गिवन है, ये है 3 4 5, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स बाई जेड। और सेट बी में गिवन है 3 4 5। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा। तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट होगा। तो ए क्रॉस बी लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी। जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको हम लोग ए क्रॉस बी में लिखेंगे। ए क्रॉस बी है, इसका मतलब ए से पहला एलिमेंट चुनेंगे हम लोग एक्स। ठीक है, एक्स को चुने और एक्स का जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है वो लिखेंगे। एक्स का पहले 3 के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है तो एक्स कॉमा 3 लिख लिए। देन एक्स का ऑर्डर पेयर बन सकता है 4 के साथ तो एक्स कॉमा 4 लिख लिए। और फिर लास्टली एक्स का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है। अब एक्स का कंप्लीट हो गया। अब फाइनली आते हैं हम लोग वाई पे। वाई का 3 के साथ, वाई का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है और वाई का फाइनली 5 के साथ ऑर्डर पेयर बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से z का भी हम लोग लिख सकते हैं। तो z कॉमा 3 लिख सकते हैं, z कॉमा 4 लिख सकते हैं, z कॉमा 5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ये ध्यान रखेंगे कि ए के एलिमेंट्स को पहले चुनेंगे और ऑर्डर वाइज लिखेंगे। क्लियर है, ए का ये सारा एलिमेंट्स ये फर्स्ट एलिमेंट्स को डिनोट करता है और बी का सारा एलिमेंट्स ये सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग बी से चुने हैं और जितना पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकता था उसको लिख लिए। तो कितना हो गया 3 3 6 प्लस 3 9। तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हुए उसको काउंट करके हम लोग बताएंगे कि टोटल कितना एलिमेंट्स होगा, 9 एलिमेंट्स। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया हो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 3 में गिवन है इफ g इक्वल्स टू 7 8 h इक्वल्स टू 5 4 2 देन फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले g को लिख लेते हैं। g क्या है, 7 और 8। तो g हो गया 7 8। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। और h क्या है, h को भी लिख लेते हैं। h है 5 4 2, 5 4 2। ठीक है, अब हम लोग को g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है। तो पहले g क्रॉस h निकालते हैं। तो g क्रॉस h, तो जिस तरह से हम लोग सिंबल्स के रूप में डिनोट कर रहे हैं उसी तरह से एलिमेंट्स को भी चूज करेंगे। तो g क्रॉस h है तो g पहले चुनेंगे और h को बाद में रखेंगे। तो g का पहला एलिमेंट क्या है, 7। तो 7 लिखते हुए उसका सारा पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। 7 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ बन सकता है तो 7 5 लिख लिए, कॉमा 7 का 4 के साथ तो ऐसा लिख लेंगे, और 7 का लास्टली 2 के साथ। अब तो कोई एलिमेंट नहीं है h में। अब आते हैं 8 पे। 8 का भी पॉसिबल क्या होगा, 8 5 8 4 और कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे 8 2। तो ये हो गया g क्रॉस h। इसमें कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, 6 एलिमेंट्स। टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट्स। अब h क्रॉस g निकालेंगे। h क्रॉस g मतलब h पहले और g बाद में। तो h क्रॉस g, इसको बार बार पेयरिंग नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, बस इसको इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, पहले 7 था 5 था, अब क्या हो जाएगा 5 और 7, 5 7। यहाँ क्या हो जाएगा 4 पहले 7 बाद में, तो 4 7। बस इंटरचेंज कर देना है 2 7। क्योंकि h पहले है और g बाद में है तो पेयरिंग करेंगे तो इस ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 8 4 8 और लास्टली 2 8।
तो इसमें भी कितना एलिमेंट्स होगा, 6 एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम नंबर 4 से लेके जितना पॉसिबल होगा उतने प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो को बार बार देख के समझा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।